स्क्रीन पर जो आपको यह महिला दिखाई दे रही है, यह कोई साधारण महिला नहीं है। यह एक एआई एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट और एक कंपनी की सीईओ है। लेकिन जब आप इसके कारनामों के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसने अपने 4 साल के मासूम बेटे को बहुत ही बेरहमी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। और जब यह औरत अपने बेटे की डेड बॉडी को बैग में डालकर ठिकाने लगाने जा रही थी, तभी पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जरा आप एक दफ़ा यह सोचिए कि आखिर इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार महिला ने अपने ही बेटे के खून से अपना हाथ लाल क्यों कर लिया। क्या इसके पीछे सूचना का कुछ खास मकसद था, या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और ही वजह है? आइए इस सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। सूचना सेठ का जन्म वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। सूचना सेठ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में पूरा किया। इसके बाद सूचना ने एनआईटी कोलकाता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साथ में सूचना ने फिजिक्स से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई भी किया। लेकिन सूचना डाटा साइंटिस्ट और एआई के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बेंगलुरु जाकर एक कंपनी में डाटा साइंटिस्ट के रूप में जॉब करने लगी। और यहीं पर सूचना का मुलाकात वेंकट रमन से होता है। वेंकट रमन केरला से था और वेंकट रमन सूचना की तरह ही काफ़ी पढ़ा लिखा और एक डाटा साइंटिस्ट भी था। 2010 में सूचना वेंकट रमन से शादी कर लेती हैं। शादी के 9 साल बाद 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम सूचना ने चिन्मय रखा। चिन्मय का पैदा होने के बाद सूचना और वेंकट रमन काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन खुशियों का यह पहाड़ बहुत जल्द गिरने वाला था, क्योंकि चिन्मय जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे सूचना और वेंकट रमन के रिश्तों में दरार आने लगा था। अब सूचना सेठ और वेंकट रमन के बीच हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। कभी चिन्मय के देखभाल को लेकर और कभी घर के काम को लेकर झगड़ा होता था, और यह धीरे धीरे बढ़ते ही गया। 2022 में सूचना और वेंकट रमन के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि वेंकट रमन ने गुस्से में घर ही छोड़ दिया। 2022 में ही सूचना सेठ ने फैमिली कोर्ट में यह अपील करती हैं कि उनको अपने पति वेंकट रमन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वह उन्हें फिजिकली असॉल्ट करते हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। सूचना सेठ ने कोर्ट में वेंकट रमन के खिलाफ सबूत के रूप में वीडियो और फोटोज पेश करती हैं, जिनसे कोर्ट में साबित हो गया कि वेंकट रमन सच में सूचना सेठ को फिजिकली असॉल्ट करता है। कोर्ट वेंकट रमन को यह आदेश देता है कि वह सूचना और उनके बेटे चिन्मय से दूर रहे। डिवोर्स के 3 महीने हो गए थे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के कारण वेंकट रमन इन 3 महीनों में एक बार भी अपनी पत्नी और बेटे से नहीं मिल पाया था। जरा आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपको अपने पेरेंट्स या फिर आपको अपने बच्चे से 3 महीने दूर रखा जाए तो आप पर क्या बीतेगा। 3 महीने बाद वेंकट रमन कोर्ट से यह रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने बेटे से मिलने दिया जाए। कोर्ट ने वेंकट रमन के जज्बातों को समझते हुए आदेश देता है कि वह हर रविवार को अपने बेटे से मिल सकता है। वेंकट रमन कोर्ट के इस फैसले से काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वह 3 महीने बाद अपने बेटे से मिलने वाला था। देखते ही देखते रविवार का दिन आ गया और वेंकट रमन अपने वकील के साथ अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी एक्स वाइफ यानी कि सूचना सेठ के घर गया। लेकिन सूचना सेठ वेंकट रमन को उसके बेटे चिन्मय से नहीं मिलने देती हैं। सूचना वेंकट रमन से झूठ बोलती है कि चिन्मय अभी घर पर नहीं है, वह बाहर कहीं खेलने गया है। वेंकट रमन को यह लगता है कि अगर वह इस रविवार को अपने बेटे से नहीं मिल पाया तो वह अगले रविवार अपने बेटे से जरूर मिल लेगा। देखते ही देखते 4 रविवार बीत गया, लेकिन इस 4 रविवार में सूचना ने एक बार भी वेंकट रमन को उसके बेटे चिन्मय से मिलने नहीं दिया। बेसिकली होता क्या था, जब रविवार के दिन वेंकट रमन चिन्मय से मिलने उनके घर जाता था तो सूचना हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। कभी कहती थी चिन्मय सो रहा है, तो कभी कहती थी चिन्मय अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। और अब यह बात वेंकट रमन को भी समझ आ गया था कि सूचना नहीं चाहती है कि वह उसके बेटे से मिल सके। जब वेंकट रमन को चौथे रविवार को भी चिन्मय से मिलने नहीं दिया गया, तब वेंकट रमन सूचना से कहता है कि अगर उसे अगले रविवार चिन्मय से नहीं मिलवाया तो उसे मजबूरी में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। 5वां रविवार आने से एक दिन पहले 6 जनवरी 2024 को सूचना बेंगलोर से गोवा चली जाती है, ताकि वेंकट रमन अगले रविवार अपने बेटे से नहीं मिल पाए। सूचना अपने 4 साल के बेटे चिन्मय के साथ नॉर्थ गोवा के एक होटल में कमरा नंबर 404 4 दिनों के लिए बुक करती हैं। सूचना इन 4 दिनों में अपने बेटे चिन्मय के साथ गोवा के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने वाली थी।
लेकिन अगले ही दिन 7 जनवरी 2024 को रात के करीब 10 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके कहती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम की वजह से उसे अभी होटल को चेकआउट करना पड़ेगा और उसे गोवा से बेंगलोर के लिए निकलना पड़ेगा। और सूचना होटल मैनेजमेंट टीम से कहती है कि उसे गोवा से बेंगलोर बाई रोड जाना है, इसलिए उसको एक कैब चाहिए। होटल मैनेजमेंट टीम सूचना से कहती है कि गोवा से बेंगलोर की दूरी करीब 600 किलोमीटर है और कैब से इस डिस्टेंस को कवर करने में करीब 13 से 15 घंटा लग सकता है। होटल मैनेजमेंट टीम सूचना को सलाह देता है कि वह गोवा से बेंगलोर फ्लाइट से चले जाए, क्योंकि इससे सूचना का समय और पैसा दोनों बच जाएगा। लेकिन सूचना होटल के मैनेजमेंट टीम से कहती है कि उसे बेंगलोर कैब से ही जाना है। सूचना की इस बात को सुनकर होटल मैनेजमेंट टीम सूचना के लिए एक कैब बुक कर देता है। उस कैब ड्राइवर का नाम था रॉय जॉन डिसूजा। रॉय जॉन डिसूजा को रात के समय गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, क्योंकि रात के समय ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। लेकिन जब रॉय जॉन डिसूजा को पता चलता है कि उसे पैसेंजर को लेकर सीधा गोवा से बेंगलोर की तरफ जाना पड़ेगा, तब रॉय जॉन डिसूजा सूचना से कहता है कि इसके लिए उसे 30,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी डिस्टेंस को अकेले कवर करना आसान नहीं होगा। इसलिए वह अपने साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर को लेकर जाएगा, जिसके बाद सूचना मान जाती है। सूचना अपना लगेज रॉय जॉन डिसूजा को देती है और रॉय जॉन डिसूजा जब बैग को उठाता है तो यह बैग कुछ ज़्यादा ही भारी होता है। डिसूजा सूचना से पूछता है कि यह बैग इतना भारी क्यों है, आखिर इसके अंदर क्या है। तब सूचना कहती है कि उसने गोवा में कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है। करीब 12:30 बजे रॉय जॉन डिसूजा सूचना को अपने कैब में बैठाकर गोवा से बेंगलोर के लिए निकल जाता है और करीब 2 बजे वह गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर पहुंच जाता है। गोवा और कर्नाटक बॉर्डर पर जॉन डिसूजा करीब 4 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता है और सुबह 6 बजे ट्रैफिक खत्म होने के बाद रॉय जॉन डिसूजा गोवा कर्नाटक बॉर्डर को क्रॉस करता है। इधर दूसरी तरफ सुबह के करीब 7 बजे होटल के क्लीनिंग स्टाफ होटल के कमरे को साफ करने के लिए जाता है। होटल के क्लीनिंग स्टाफ जब रूम नंबर 404 में जाता है, तब क्लीनिंग स्टाफ के सामने जो मंजर था उसे देखकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि होटल के बेड और टॉयलेट पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। होटल वाले ने तुरंत गोवा पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। करीब 11 बजे गोवा पुलिस होटल के रूम नंबर 404 में पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस जब होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है, तभी पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि जब सूचना होटल में चेक इन कर रही थी, तब सूचना के साथ उसके 4 साल का बेटा चिन्मय भी था। लेकिन जब सूचना होटल से बाहर निकल रही थी, तब सूचना के साथ उनका बेटा नहीं था। गोवा पुलिस को यहीं से लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गोवा पुलिस सबसे पहले सूचना को अरेस्ट करने के लिए प्लान बनाती है, जिसके बाद गोवा पुलिस होटल वाले से कैब ड्राइवर रॉय जॉन डिसूजा का नंबर लेती है और उसे कॉल करती हैं। गोवा पुलिस रॉय जॉन डिसूजा से लोकल भाषा में बात करती हैं और कहती है तुम्हारे कैब में जो औरत है उसे किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और इसके बारे में उस औरत को भनक भी नहीं लगना चाहिए। रॉय जॉन डिसूजा वही करता है जो उनसे गोवा पुलिस कहती हैं। रॉय अब तक कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाका में इंटर कर चुका था और रॉय गूगल मैप पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सर्च करता है और कैब को सीधे आया मंगलम पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। रॉय जॉन डिसूजा जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस स्टेशन देखकर सूचना एकदम से चौंक जाती हैं और पूछती हैं कि तुम यहाँ कैब को क्यों लाए हो। तब रॉय जॉन डिसूजा यहाँ पर अपना चालाकी दिखाता है और कहता है कि उसका कुछ पेपर वर्क बचा है। यह बात कहकर रॉय गाड़ी से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और गोवा पुलिस की बात कर्नाटक पुलिस से करवा देता है। गोवा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को होटल में हुए सभी वारदात के बारे में बताती है, जिसके बाद गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस से कहती है कि मोबाइल सूचना सेट को दिया जाए, उनसे कुछ पूछना है। जिसके बाद गोवा पुलिस सूचना सेट से पूछती है कि होटल के बेड और टॉयलेट पर खून क्यों लगा हुआ है। तभी सूचना बिना डरे कहती है कि उसे पीरियड्स आया था, इसी वजह से बेड और टॉयलेट्स पर खून लगा हुआ है। और फिर गोवा पुलिस सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछती हैं कि उनका बेटा कहाँ है। तब सूचना कहती है कि उसने अपने बेटा को गोवा में ही एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया है। गोवा पुलिस सूचना से उस रिश्तेदार के घर का एड्रेस लेती हैं और उस एड्रेस पर जाती हैं। पुलिस जब उस एड्रेस पर जाती हैं तब ना तो वहाँ पर कोई घर था और ना ही कोई रिश्तेदार था। इनफैक्ट अब गोवा पुलिस का शक यकीन बदल गया था। अब गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस से कहती है कि सूचना के पास जो बैग है उसका एक दफ़ा तलाशी ले लिया जाए। और जब कर्नाटक पुलिस ने सूचना का बैग खोला
तब पुलिस ने जो देखा वह काफ़ी खौफनाक था। पुलिस ने देखा कि बैग में एक बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, जो कि अब इस दुनिया से काफ़ी दूर जा चुका है। पुलिस सूचना से पूछती है कि यह डेड बॉडी किसकी है। तब सूचना कहती है कि यह मेरा बेटा है। पुलिस कस्टडी में सूचना ने बताया कि उसने ही अपने बेटे को मारा है। सूचना ने पहले अपने बेटे को 2 बोतल कफ सिरप पिलाया। कफ सिरप के ओवरडोज की वजह से जब चिन्मय सो रहा था, तभी सूचना ने तकिए से चिन्मय का मुंह बंद कर दिया और चिन्मय को गहरी नींद में सुला दिया। जिसके बाद सूचना अपने हाथों का नस काटकर खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन सूचना इसमें कामयाब नहीं हो पाई। इसी कारण होटल के बेड और टॉवेल्स पर खून लगा हुआ था। सूचना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका एक्स हस्बैंड वेंकटरमन उसके बेटे चिन्मय से मिल सके। सूचना इस काम में कामयाब भी हो गई और अब वेंकटरमन सच में कभी भी अपने बेटे चिन्मय से नहीं मिल पाएगा। सूचना सेठ ने जो गुनाह किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और क्राइम डॉक्यूमेंट्री में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।